हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। तो बच्चों, आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 करेंगे फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत। चैप्टर अपना चल रहा है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, उच्च पौधों में प्रकाश संश्लेषण। आज का हमारा टॉपिक होगा अर्ली एक्सपेरिमेंट्स अपने भीम बैच के अंतर्गत। बेटा, इसके पहले हम लोगों ने जो क्लास ली यानी फर्स्ट लेक्चर, उसमें आपको इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन के बारे में बात की गई। साथ ही साथ हम लोगों ने ओल्ड एक्सपेरिमेंट जो हमारे थे, जिसमें हम लोगों ने ब्लैक पेपर लीफ एक्सपेरिमेंट किया, और इसके बाद हम लोगों ने बात की कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होती है। इस बारे में बात की गई। यानी मोल्स लीफ ऑफ एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोगों ने स्टडी की। आज हम लोग बात करेंगे अर्ली एक्सपेरिमेंट। अर्ली एक्सपेरिमेंट का मतलब यहां पर बाद में लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट और किए गए। तो इसी चेन में आज का पहला एक्सपेरिमेंट हमारा है जोसेफ प्रिस्टले ने एक एक्सपेरिमेंट दिया। आप लोग जानते होंगे, जिसको हम लोग बर्निंग कैंडल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो आइए सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। देखो बच्चों, अर्ली एक्सपेरिमेंट में जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था, वो बेटा देने वाले साइंटिस्ट का नाम था जोसेफ प्रिस्टले। ये साइंटिस्ट है जिनका जीवन काल 1733 से 1804 के बीच में रहा। और अप्रोक्सीमेट ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था बेटा, ये किया गया था हमारा 1770 में। यानी ये एक्सपेरिमेंट जो किया गया, ये किया गया 1770 में। ठीक है, इस बात को अलग से ध्यान रखेंगे। एनसीईआरटी ने जो ये बात लिखी है, इनके पूरे जीवन काल की बात की गई। मिस्टर जोसेफ प्रिस्टले ने एक एक्सपेरिमेंट किया, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, यानी एक साथ कई प्रयोग थे उनके। और जब भी बेटा हम कोई एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, तो हमेशा एक बात हमें ध्यान रखनी होती है कि एक्सपेरिमेंट बिना किसी टूल्स या उपकरण के नहीं होता है। और एक्सपेरिमेंट का हमेशा एक ऑब्जेक्ट होता है, एक उद्देश्य होता है कि ये एक्सपेरिमेंट हम आखिर कर क्यों रहे हैं। तो बेटा, इस एक्सपेरिमेंट यानी जोसेफ प्रिस्टले के एक्सपेरिमेंट का जो मेन ऑब्जेक्ट था, वो ये था कि ग्रीन प्लांट द एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट। ये अपने प्रयोग के द्वारा ये सिद्ध कर रहे थे, या इन्होंने सिद्ध किया कि हरे पौधों की वृद्धि के लिए एयर आवश्यक होती है। क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्ट। एनसीईआरटी की लाइन है बेटा कि जो जोसेफ प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट था, उसका मेन ऑब्जेक्ट था द एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट। प्रयोग द्वारा सिद्ध करना कि हरे पौधों की वृद्धि के लिए वायु आवश्यक होती है। बाद में बेटा इसी एक्सपेरिमेंट को ऑक्सीजन की खोज से भी जोड़ा गया, और जोसेफ प्रिस्टले को ऑक्सीजन का खोजकर्ता माना जाता है। मतलब ये एक्सपेरिमेंट बाद में इस एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना गया, एक्सपेरिमेंट फॉर O2 इवॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस। इस बात को भी ये प्रमाणित करता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो दो बातें मेरी समझ में आ गई। जोसेफ प्रिस्टले का जो एक्सपेरिमेंट था, वो
दो बातों को सिद्ध करने के लिए किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट का बेटा ये ऑब्जेक्ट या उद्देश्य था। अब हम बात कर रहे हैं कि जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए किसी न किसी टूल्स की जरूरत होती है। तो प्रिस्टले साहब ने क्या किया, अपने इस एक्सपेरिमेंट के लिए कौन कौन से टूल्स लिए, इस पर जरा ध्यान दीजिए। तो इन्होंने जो टूल्स लिए थे वो टूल्स थे टूल्स फॉर एक्सपेरिमेंट। इसमें सबसे पहले तो उन्होंने एक नंबर पे लिया एक बेल जार। क्या लिया बेटा, एक बेल जार लिया। बेल जार का मतलब घंटी जैसा एक जार था। दूसरा बेटा इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक और इंस्ट्रूमेंट लिया, वो थी कैंडल। तीसरा इन्होंने लिया माउस। और चौथा बेटा यहां पर इन्होंने लिया, क्या लिया इन्होंने चौथा, एक माउस के अलावा एक और इन्होंने लिया मिंट प्लांट। तो इस तरीके से इनके एक्सपेरिमेंट को करने के लिए एक तो इन्होंने बेलजार लिया, एक मोमबत्ती ली, एक चूहा लिया और एक पुदीने का पौधा लिया। ठीक है, ये अपने प्रयोग के द्वारा ये सिद्ध करना चाहते थे कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन निकलती है। एक बात ये बात बाद में आई। एनसीईआरटी लिखती है कि जोसेफ प्रिस्टले का जो प्रयोग का ऑब्जेक्ट था वो ये प्रूफ कर रहे थे कि पौधे अपनी वृद्धि के लिए वायु लेते हैं या पौधों की वृद्धि के लिए, हरे पौधों की वृद्धि के लिए वायु की जरूरत होती। शुद्ध हिंदी में बोल रहा हूं, कोई परेशानी की बात नहीं। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए इन्होंने जिन उपकरण को लिया उसमें था बेलजार, एक थी कैंडल, एक माउस और एक मिंट का प्लांट था। आइए अब हम बात करेंगे कि इन्होंने किस प्रकार से इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट किया। तो बेटा आप देखेंगे हम लोग किस तरीके से इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, देखो ये आपके सामने एक इमेज आ गई है। यहां पर जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि इन्होंने एक ये जो बेल जार लिया था वो बेल जार ये है, ये बेल जार लिया बेटा। और ये एक यहां पर इन्होंने बर्निंग कैंडल ली। ठीक है, और तीसरा इन्होंने क्या लिया, यहां पर ये माउस लिया। ये बात आप सामने देख सकते हो कि उन्होंने अपने टूल्स में से क्या किया कि एक बेलजार था, इस बेलजार के अंदर माउस को बंद किया और माउस के साथ ही इन्होंने बगल में एक जलती हुई मोमबत्ती को रखा। एक्सपेरिमेंट का पार्ट नंबर 1 है ये। ठीक है, तो मेथड में सबसे पहले एक्सपेरिमेंट पार्ट नंबर 1 में बेलजार के अंदर बेटा माउस को रखा गया और एक जलती हुई मोमबत्ती को इन्होंने इसके अंदर छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद इन्होंने क्या देखा, एक्सपेरिमेंट के दूसरे हिस्से में इन्होंने एक चीज देखी। आप भी देख रहे होंगे, क्या देख रहे हो, जो चूहा भी बड़ी रंगबाजी से बैठा था मूछें ऊपर करके, अब वो लुढ़क गया। यानी इन्होंने देखा, क्या देखा कि माउस वुड बी डाई ऑफ सफोकेशन इन क्लोज स्पेस। क्या इन्होंने देखा, आप भी देखिए, मैं लिख देता हूं। अच्छा एक मिनट, माउस वुड बी डाई ऑफ सफोकेशन इन क्लोज स्पेस। थोड़ी देर बाद इन्होंने देखा कि कैंडल भी ऑफ हो गई और माउस मर गया। क्यों मर गया, शायद सफोकेशन के कारण। इन्होंने ऐसा अंदाजा लगाया, पोस्टमार्टम नहीं किया जाता था उस समय। तो एक्सपेरिमेंट में नंबर 2 में आप देख रहे हो कि कैंडल कैसी हो गई बेटा, कैंडल ऑफ हो गई और चूहा मर गया। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में इन्होंने काम और किया।
क्या काम किया इन्होंने, इस बार इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एक चेंज किया और वो चेंज आपके सामने ये था। ठीक है, ये इन्होंने चेंज किया। यहां पर क्या चेंज किया आप सामने देखिए। इस बार इन्होंने क्या किया कि बेल जार के साथ इन्होंने बेटा एक मिंट प्लांट को रख दिया। इस तरीके से एक पुदीने के पौधे को इसके अंतर्गत रखा और यहां पर ये बर्निंग कैंडल को भी रखा और ये माउस रखा। ठीक, पहली बार क्या किया था, पहली बार इन्होंने बेल जार के अंदर चूहे को और जलती हुई मोमबत्ती को रखा। सेकंड पॉइंट में आपने क्या देखा था, सेकंड पॉइंट में आपने एक चीज देखी यहां पर कि पहले में क्या देखा गया यहां पर कि बेल जार था, बेल जार के अंदर एक मोमबत्ती को रखा और एक चूहे को रख दिया। कुछ समय पश्चात, रखने के कुछ समय बाद इन्होंने क्या देखा कि माउस जो होता था, चूहा मर गया, कैंडल बुझ गई। फिर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को एक नई दिशा दी और अब ये चीज आप देख रहे हो ना, अपने सामने क्या देख रहे हो कि इस बार इन्होंने बेल जार में बर्निंग कैंडल के साथ साथ माउस और मिंट प्लांट को भी रख दिया। अब इन्होंने एक चीज देखी, क्या देखी इन्होंने, एक चीज कि इस बार यहां पर चूहे की डेथ नहीं होती, इस बार यहां पर चूहे की डेथ नहीं होती। ये था इनका एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने कंक्लूजन्स क्या निकाले, ये यहां पर मेन फोकस करने वाली बात होगी। अब हम मेन फोकस करेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट से जोसेफ प्रिस्टले कहना क्या चाहते थे। अब बेटा पूरा एक्सपेरिमेंट हो गया, आपने देखा कि जैसे ही मिंट प्लांट को रखा गया तो मिंट प्लांट के रखने के बाद चूहा नहीं मरा और ना ही हमारी जो कैंडल थी वो डैमेज हुई यानी ऑफ हुई। इस बात से जोसेफ प्रिस्टले ने निष्कर्ष क्या निकाला, यानी किसी भी एक्सपेरिमेंट में तीन बातें होती हैं। पहली बात होती है कि उसका उद्देश्य क्या है, फिर दूसरी बात होती है कि उसमें टूल्स कैसे लिए गए, क्या लिए गए, तीसरी बात बेटा ये होती है कि उन टूल्स को कैसे यूज करके रिजल्ट कैसे लाया गया। अब इससे रिजल्ट क्या आया, देखिए पहला बात यहां पर ध्यान दें। मिस्टर जोसेफ प्रिस्टले कंक्लूडेड दैट बोथ द बर्निंग कैंडल एंड माउस डैमेज द एयर दे यूज। इन्होंने इससे दे आर यूज, इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि चूहा और मोमबत्ती इसलिए मर गए कि देखो आपको पता है कि जब मोमबत्ती जल रही थी तो मोमबत्ती के जलने से CO2 निकल रहा था और मोमबत्ती को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत थी। ऑलरेडी इस बेल जार में दोनों चीजें थी, तो जैसे जैसे मोमबत्ती जल रही थी वैसे वैसे यहां पर ऑक्सीजन की, चूंकि ऑक्सीजन की जरूरत होती है आग को जलाने के लिए, तो मोमबत्ती जल रही थी। मोमबत्ती के जलने से क्या हो रहा था कि इस जो बेल जार था इसमें जो ऑक्सीजन थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी और क्या हो रहा था कि इसके बदले में यहां से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था। ऑक्सीजन इस चूहे को ब्रीथिंग के लिए चाहिए थी, जो ले गया कौन, कैंडल खा गई। दूसरा जो CO2 बनी उसकी वजह से यहां पर क्या हुआ, सफोकेशन हो गया, क्योंकि CO2 हम निकालते हैं, हम लेते नहीं हैं। तो इस कंक्लूजन पर पहुंचे, किस कंक्लूजन पर पहुंचे, पहली बात क्या बताई कि जोसेफ प्रिस्टले इस प्रयोग के बाद इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि मोमबत्ती के बुझने का जो कारण था, मोमबत्ती के बुझने का जो कारण था बेटा,
और चूहे के मरने का कारण ये था कि दोनों एक की जान इसलिए चली गई, यानी मोमबत्ती इसलिए बुझ गई कि दोनों जो वायु यूज कर रहे थे, जो एयर यूज कर रहे थे, वो दोनों के लिए हानिकारक थी। अब दूसरा इन्होंने देखो, दूसरी बात ध्यान दीजिए, दूसरा मैंने क्या कहा था कि अब इन्होंने क्या किया, मोमबत्ती बुझने के बाद और चूहे के मरने के बाद अब इन्होंने क्या किया कि जैसे इन्होंने मिंट के पौधे को रखा, व्हेन मिंट प्लांट प्लेस्ड इन सेम बेल जार द माउस स्टेड अलाइव एंड द कैंडल कंटिन्यू बर्न। दोबारा आपने क्या देखा, दोबारा आपने देखा कि जैसे ही यहाँ पर मिंट के प्लांट को रखा गया तो मिंट प्लांट के रखने के साथ मोमबत्ती भी जल रही है और चूहा भी आराम से जीवित है। अब ऐसा कैसे हुआ, देखो ऐसा ऐसे हुआ, बाद में क्या लिखा वो पढ़ो, पहले बात समझो। यहां पर अब क्या हो रहा था, यहां पर ये हो रहा था कि ये जो मोमबत्ती थी इसके द्वारा जो CO2 बन रही थी, इस CO2 को इस मिंट प्लांट के द्वारा फोटोसिंथेसिस के रूप में लिया जा रहा था, ठीक है। इस बर्निंग कैंडल के द्वारा जो CO2 बन रही थी उस CO2 को इस मिंट प्लांट के द्वारा लिया जा रहा था, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। ऐसा लिखा नहीं है, ये आज की बात है। और दूसरी तरफ बेटा प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन निकालते हैं, इस ऑक्सीजन को ये चूहा जो था ये अपनी ब्रीथिंग यानी श्वसन के रूप में ग्रहण कर रहा था, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर हुई कि मोमबत्ती से जो यहां पर CO2 निकल रही थी उसको ये मिंट प्लांट ले रहा था फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होती है। ये बात मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में हम पढ़ चुके हैं। दूसरी तरफ प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन इवॉल्व होती, इसी के लिए ये एक्सपेरिमेंट चल रहा। तो इससे जो एक्सपेरिमेंट, इसमें जो मिंट प्लांट के द्वारा ऑक्सीजन निकली, तो निकलने में क्या हुआ कि इसे चूहे ने लिया अपनी ब्रीथिंग के लिए और चूहे ने जो CO2 निकाली, चूहे ने भी तो श्वसन में CO2 निकाली, वो इधर चली गई। तो इस तरीके से दोनों का काम बन गया, मिंट प्लांट के रखते ही दोनों का काम यहां पर बन गया बेटा। तो इस प्रयोग से पूरी तरह से जो तीसरी बात थी, दस पिस्टले कंक्लूडेड द प्लांट रिस्टोर टू द एयर व्हाट एवर द ब्रीथिंग एंड द बर्निंग कैंडल रिमूव। पौधों के द्वारा उस वायु को पूरी तरह से शुद्ध कर दिया जाता है, पूरी तरीके से प्यूरिफाई कर दिया जाता है, जिसे जो जलती हुई मोमबत्ती के लिए आवश्यक है अथवा जिसे जंतु अपने श्वसन के रूप में लेते हैं। तो यानी यहां से इस एक्सपेरिमेंट से दो बातें पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी थी कि पौधों की ग्रोथ के लिए वायु आवश्यक है। यहां पर जो वायु की बात की जा रही थी वो CO2 है, और जंतु अपने श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं जो पौधों से प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलती है। लेकिन ये बातें बाद में आई, इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा केवल इस बात को प्रूफ किया जा सका कि पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान या हरे पौधे जो निकालते हैं वही हम श्वसन के दौरान लेते हैं। अभी ऑक्सीजन का कहीं नाम नहीं आया था। यह प्रयोग 1770 में किया गया था और ऑक्सीजन की खोज का श्रेय 1772 में जोसेफ प्रिस्टले को मिला। तो पहला एक्सपेरिमेंट बच्चों समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं अगले एक्सपेरिमेंट की। बेटा जॉन इंजनहाउस का एक्सपेरिमेंट प्रिस्टले के एक्सपेरिमेंट के बाद आया। तो अब हम लोग बात करेंगे जॉन इंजनहाउस के एक्सपेरिमेंट के बारे में। इस एक्सपेरिमेंट का जो मेन टारगेट था वो मेन टारगेट यही था जो पिछले एक्सपेरिमेंट का था कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस निकालते हैं। देखो प्रिस्टले के एक्सपेरिमेंट में पूरी तरह से बाबू ये बात क्लियर नहीं हो पाई। वहां पर केवल इतनी ही बात क्लियर हो पाई कि पौधों को ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, वायु आवश्यक है, एयर आवश्यक है, एसेंशियल फॉर ग्रोथ। इंजनहाउस का जो एक्सपेरिमेंट था उसका मेन ऑब्जेक्ट था
that sunlight essential for the plant process that help to somehow purify that air fouled by the breathing mouse and the burning candle. देखो यहां पर आप बात को ऑब्जेक्ट को समझिए, कहना क्या चाह रहा। चूहे ने सांस में CO2 निकाला, इसी तरह से बर्निंग कैंडल ने क्या किया, भी CO2 निकाला, राइट। इस CO2 को फिर से श्वसन के लिए O2 में बदलने का काम ग्रीन प्लांट करते हैं। ये ग्रीन प्लांट इसे O2 में बदलते हैं, ग्रीन प्लांट, राइट। सांस के दौरान माउस कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा था पिछले एक्सपेरिमेंट में, और कैंडल जो थी वो भी जलने के बाद CO2 निकाल रही थी। इसे हरे पौधे ऑक्सीजन में बदलते हैं, और इसे बदलने के लिए पौधों को सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। क्लियर हो गया? दोबारा से सुनो। प्रिस्टली के एक्सपेरिमेंट में हमने सीखा कि माउस के द्वारा ब्रीथिंग में CO2 निकाली जा रही, कैंडल के द्वारा CO2 प्रोड्यूस की जा रही है। इन दोनों को जैसे ही मिन प्लांट रख दिया गया तो दोनों कंटिन्यूड हो गए, डैमेज नहीं हुए। क्यों डैमेज नहीं हुए? क्योंकि ग्रीन प्लांट्स के द्वारा ऐसा कुछ किया गया। मान लेते थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन निकाला गया, तो जॉन इंजनहाउस इस बात को प्रूफ कर रहे थे कि इन दोनों के द्वारा जो गंदी वायु निकाली गई, उस गंदी वायु को पौधे तभी प्यूरिफाई कर सकते हैं, तभी शुद्ध कर सकते हैं, तभी ऑक्सीजन में बदल सकते हैं, जब क्या हो, जब उन्हें सूर्य का प्रकाश मिलेगा। अब इसके लिए इन्होंने क्या किया कि एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। आप भी देखिए, आपके सामने मैं करके दिखाता हूं। सबसे पहले बच्चों इन्होंने क्या किया कि एक पानी से भरा हुआ टब लिया, इस तरीके से एक पानी से भरा हुआ टब लिया, ऐसे इस तरीके से, ऐसे, और अब इस टब के अंदर इस तरीके से यहां पर ऐसे पानी भर दिया गया, ऐसे। अब इन्होंने क्या किया, देखो ये एक वाटर टब है, और इसके अंदर इन्होंने क्या किया कि कुछ ग्रीन प्लांट डाल दिए, इस तरीके से कुछ ग्रीन प्लांट इसके अंदर ऐसे डाल दिए, इस तरीके से। और ये ग्रीन प्लांट जो था, ये एक एक्वाटिक प्लांट, एक्वाटिक प्लांट हाइड्रिला था। हाइड्रिला के पौधे को इसके अंदर डाल दिया। अब पूरे सेटअप को बच्चों फिर से देखो, ध्यान से सुनो। इंजनहाउस क्या प्रूफ कर रहे हैं? इंजनहाउस ये प्रूफ कर रहे हैं कि हरे पौधों तभी वायु का शुद्धिकरण करते हैं जब उन्हें प्रकाश मिलता है। छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इसके लिए इन्होंने टूल्स क्या लिया, एक बेटा वाटर टब लिया, दूसरा इस वाटर टब के साथ इन्होंने कुछ जली पौधे हाइड्रिला को इसके अंदर डाल दिया। अब अपने इस पूरे सेटअप को एक ऐसी जगह पे रखा, ऐसे, यहां पर ध्यान देंगे, इस तरीके से इन्होंने इस तरीके से यहां पर बेटा रखा कि आधे हिस्से पर सूर्य का प्रकाश गिर रहा था, ऐसे। ये सनलाइट है, सनलाइट, और आधा हिस्सा जो था इसका डार्क में था। यानी पूरे सेटअप को कुछ इस तरीके से रखा गया कि आधे हिस्से पर केवल सूर्य का प्रकाश गिर रहा था और आधे हिस्से पर सूर्य का प्रकाश नहीं था। ठीक है।
आधा डब्बा इन्होंने अंधेरे में रख दिया और आधा बेटा रखा इसको उजाले में। अब थोड़ी देर बाद इन्होंने 2 से 3 घंटे के बाद इन्होंने एक चीज देखी। क्या देखा इन्होंने देखा कि इस तरीके से यहां पर कुछ ऐसे बबल्स दिखाई दिए। जहां सूर्य का प्रकाश गिर रहा था वहां पर कुछ इन्हें बुलबुले दिखाई दिए। जिस तरफ सूर्य का प्रकाश पड़ रहा था केवल बबल्स उधर ही बने, इस तरफ बबल्स नहीं बने। बाद में इन बबल्स को जब चेक किया गया, यानी ये जो स्मॉल बबल यहां पर बने, दीज स्मॉल बबल्स around the green plant, around the green plant identified as O2। इंजन हाउस ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा पूरी तरह से इस बात को सिद्ध कर दिया। क्या सिद्ध किया इन्होंने? पूरी तरह से अपने इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा इस बात को प्रूफ किया कि हरे पौधे अपने सर्वाइवलशिप के लिए सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और किसी एक विशिष्ट क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालते हैं। यानी प्रिस्टले का जो एक्सपेरिमेंट अधूरा रह गया था, जिसमें इस बात का पूरी तरह से डिटेक्शन या आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया था कि मिंट प्लांट को रखने के बाद कैंडल क्यों नहीं बुझी या चूहा क्यों नहीं मारा, वो इंजन हाउस के एक्सपेरिमेंट ने पूरी तरह से प्रूफ कर दिया कि जब मिंट प्लांट को वहां पे रखा गया तो उसने क्या किया? उसने ये किया था, अभी हमने आपको बताया था कि जो मोमबत्ती के द्वारा या चूहे के द्वारा जो CO2 निकाली गई या बर्निंग कैंडल के द्वारा जो CO2 बेटा निकाली गई, इसको मिंट प्लांट ने लिया, लेकिन सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ही उसने उसे उस फाउल एयर को या उस कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में चेंज किया। तो आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। तो दूसरा एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया, एक बार फिर से देख लें। जॉन इंजन हाउस ने क्या किया? एक पानी से भरा हुआ टब लिया, उस पानी से भरे हुए टब में कुछ हाइड्रिला के पौधे डाल दिए बेटा। अब अपने पूरे सेटअप को उठा करके उन्होंने कुछ इस तरह से रखा। किस तरह से रखा कि आधा इंस्ट्रूमेंट जो था वो लाइट में था और आधा इंस्ट्रूमेंट बेटा जो था वो डार्क में था। जो लाइट में था उसमें लाइट पड़ी, लाइट पड़ने के बाद प्रकाश संश्लेषण हुआ और प्रकाश संश्लेषण के होने के साथ ही साथ इसके चारों तरफ बहुत सारे बबल्स बने। इन बबल्स को जब इंजन हाउस ने चेक किया तो इन्होंने पाया ये ऑक्सीजन थी। यानी इस इंजन हाउस के एक्सपेरिमेंट ने इस बात को प्रूफ किया कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पौधों के द्वारा ऑक्सीजन को जनरेट किया जाता है, जो क्या है, जिसे हम लोग अपनी ब्रीथिंग के रूप में या आग को जलाने में प्रयुक्त करते हैं। बाद में इसको डिटेक्ट किया गया क्या कि ये गैस जो निकली थी ये ऑक्सीजन है। बेटा जोसेफ प्रिस्टले, फिर इसके बाद जॉन इंजन हाउस के बाद एक नए वैज्ञानिक है जिनका नाम था जूलियस वॉन सेक्स। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा इस बात को बताया। किस बात को बताया इन्होंने पाया कि ग्रीन प्लांट, जो हरे पौधे होते ये या पौधे के हरे भागों के द्वारा ग्लूकोज बनाया जाता है। फाउंड दैट द ग्रीन प्लांट मेड ग्लूकोज। पौधे कुछ विशिष्ट क्रियाओं के द्वारा ग्लूकोज को बनाते हैं और ये बना हुआ बेटा जो ग्लूकोज है ये यूजुअली stored in the starch। बस एक क्वेश्चन यहां से, इसको आप इतना ही ध्यान रखें कि ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं।
जूलियस फ्रांसेक्स तीसरे साइंटिस्ट हैं। इन्होंने क्या कहा कि सभी हरे पौधों के द्वारा विशिष्ट क्रिया के अंतर्गत ग्लूकोज बनाया जाता है और बाद में इस ग्लूकोज को मोस्टली सभी पौधे स्टार्च के रूप में, मंड कणों के रूप में इसे संग्रहित करते हैं। क्लियर हो गई बात। अब हम लोग बात करेंगे बेटा अगले साइंटिस्ट की, और अगला साइंटिस्ट हमारा है टी इंगलमैन। अगला साइंटिस्ट हमारे पास है टी डब्ल्यू इंगलमैन। टी डब्ल्यू इंगलमैन। ये जो टी डब्ल्यू इंगलमैन थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया एक्शन स्पेक्ट्रम को और फोटो स्पेक्ट्रम को। एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड, इसका ऑब्जेक्ट जो है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? एक्सपेरिमेंटली proof about the photospectrum and action spectrum। अब देखो यहां पर दो अलग अलग बातें हैं। फोटो स्पेक्ट्रम बेटा अलग चीज है और एक्शन स्पेक्ट्रम अलग चीज है, और दोनों को अलग अलग तरीके से समझोगे तभी इस बात को समझ पाओगे, नहीं तो समझ ही नहीं पाओगे। अब चलो सबसे पहले हम बात करते हैं फोटो स्पेक्ट्रम। आप सभी को बच्चों मैंने बताई थी एक बात, यहां पर क्या बात बताई थी यहां पर मैंने आपको, कि जैसे ये सूर्य है, ये सन है, और यहां से सूर्य का प्रकाश जो होता है वो इस तरीके से नीचे अर्थ पर आता है, और ये इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव के रूप में आता है, और इन पैकेट्स को बेटा हम लोग कहते हैं फोटॉन्स। क्या कहते हैं इनको? फोटॉन्स कहते हैं। और इन फोटॉन्स के अंदर जो एनर्जी होती है, इस एनर्जी को हम क्वांटम रूपी मात्रक से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। पूरी बात को ध्यान से समझोगे जब मजा आएगा, नहीं मजा नहीं आएगा। मैंने क्या कहा कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पराचुंबकीय तरंगों के रूप में आता है, कंटिन्यूअस नहीं होता, डिसकंटिन्यूअस पैकेट्स के रूप में होता है। इन डिसकंटिन्यूअस पैकेट्स को हम फोटॉन कहते हैं, और फोटॉन्स के अंदर जो एनर्जी होती है उसे हम क्वांटा कहते हैं। क्लियर हो गई बात। अब थोड़ा सा और बात को आगे बढ़ाते हैं। तो जब बात को आगे बढ़ाते हैं तो जो सूर्य का प्रकाश होता है, इस सूर्य के प्रकाश में अलग अलग वेवलेंथ की किरणें होती, इसको भी आप ध्यान से समझ लेना। ऐसे पहले प्रकार की जो किरणें होती इनको हम कहते हैं इंफ्रारेड, दूसरा होता है विजिबल लाइट, और तीसरा बेटा होता है इसमें अल्ट्रावायलेट यानी यूवी रेस। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या तीनों प्रकार का प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? नहीं, तीनों प्रकार का प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण केवल सूर्य के प्रकाश की उन्हीं किरणों में होता है जिनकी वेवलेंथ अप्रोक्सीमेट 390 से 700 nm के बीच होती है, और ये होता है विजिबल लाइट की। ये जो आप देख रहे हो ये केवल प्रकाश की तरंगें दृश्य प्रकाश में ही पाई जाती हैं। क्लियर हुआ? अब इस दृश्य प्रकाश को, ये जो आप देख रहे हो ना, विजिबल लाइट यानी ना तो फोटोसिंथेसिस में इंफ्रारेड यूज होती है, ना ही बेटा यूवी यूज में आती है, केवल सूर्य के प्रकाश का एक छोटा सा हिस्सा जिसे हम दृश्य प्रकाश कहते हैं। और विजिबल लाइट हम कहते हैं किसे? जब सूर्य के प्रकाश में उपस्थित जिस प्रकाश में 390 से 700 nm के बीच तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश की किरणें होती है, उसे कहते हैं। कई जगह पर इसको लिखा होता है पार,
क्या लिखा होता है इसको, PA और R। इसका मतलब होता है फोटो एक्टिव रेडिएशन, ऐसे भी लिखा मिल जाएगा। तो ये जो फोटो एक्टिव रेडिएशन का मतलब क्या हुआ कि अगर ये वाला लाइट पत्ती पे डाला जाए तो पत्ती से एब्जॉर्ब भी नहीं करेगी, इस वाले को डाला जाए तो भी पत्ती हमारी जो है, जो क्लोरोफिल है, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, जो ग्रीन पार्ट है किसी भी लीफ का, वो भी इसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। केवल इसी वेवलेंथ वाले प्रकाश की किरणों को हमारी लीफ के क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है या किया जा सकता है। क्लियर हो गई? अब चलो, अब बात करेंगे स्पेक्ट्रम की। अब हम लोग बात करेंगे स्पेक्ट्रम की। स्पेक्ट्रम क्या होता है, फोटो स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, फिर हम बात करेंगे किसकी, फिर किसकी बात करेंगे, एक्शन स्पेक्ट्रम की। अब जैसे सूर्य का प्रकाश, ये सूर्य का प्रकाश है, इस तरीके से ये सूर्य का प्रकाश आ रहा है एक बंच के रूप में। अगर इसको बेटा हम एक प्रिज्म के द्वारा इसको पास आउट कराते हैं, मान लीजिए ऐसे प्रिज्म के द्वारा इसको हम यहां से पास आउट कराते हैं, तो जो सूर्य का प्रकाश होता है, आपने पढ़ा होगा कि इस तरीके से ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन और येलो, ऑरेंज और रेड, विबग्यो बचपन से पढ़ाया जाता है, 10th से बताते हैं कि जब हम सूर्य के प्रकाश के बंच को, ये व्हाइट लाइट है, कंबाइंड लाइट है, इसको जब प्रिज्म से हम पास आउट कराते हैं तो पूरा का पूरा जो लाइट होता है वो अलग अलग वेवलेंथ के हिसाब से स्प्लिट हो जाता है। अलग अलग वेवलेंथ के हिसाब से सारे प्रकाश की किरणें अलग अलग हो जाती हैं। इसे बेटा हम लोग कहते हैं फोटो स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं इसको? फोटो स्पेक्ट्रम कहते हैं। यह है हमारा फोटो स्पेक्ट्रम। अब फोटो स्पेक्ट्रम के बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे एक्शन स्पेक्ट्रम की। अब एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है, पहले तो आप ये समझ लो। एक्शन स्पेक्ट्रम का मतलब ये था कि टी एंगलमैन ने काम किया, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया यहाँ पर कि मोनोक्रोमेटिक लाइट को अलग अलग डाला। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब एक प्रकाश की किरण को, एक तो ये है कि किसी पत्ती पर पूरा ये काला प्रकाश डाला जाए, दूसरी चीज ये होती है कि केवल हमने किसी लीफ पर वायलेट कलर की लाइट को डाला या इंडिगो कलर की लाइट को डाला, केवल ब्लू कलर की लाइट को डाला, केवल ग्रीन कलर की लाइट को डाला, तो अलग अलग प्रकाश की किरणों को डालने से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके रेट पर क्या प्रभाव पड़ा कि जब लाल डाली गई तो कितना प्रकाश संश्लेषण हुआ, जब ग्रीन डाली गई तो कितना प्रकाश संश्लेषण हुआ। यानी अलग अलग प्रकाश की किरण का अलग अलग एक्शन देखना ही हमारा एक्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है। क्लियर हुआ? सूर्य के एक रंग की प्रकाश की किरण को डालने पर प्रकाश संश्लेषण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको जानना ही हमारा क्या कहलाता है, एक्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने टूल्स लिए। इन्होंने भाई क्या टूल्स लिए, देखो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जो टूल्स लिए थे, चलो TW एंगलमैन के टूल देख लेते हैं क्या क्या थे बेटा। तो इन्होंने अपने टूल्स में एक तो वाटर टब लिया, क्या लिया, एक वाटर टब लिया बेटा, एक प्रिज्म लिया, एक प्रिज्म ले लिया। इसके अलावा इन्होंने क्या किया कि ग्रीन एल्गी क्लेडोफोरा लिया, एक ग्रीन एल्गी क्लेडोफोरा लिया, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने और लिए एरोबिक बैक्टीरिया। एक बार बात को समझ ले, एक तो वाटर टब लिया, एक प्रिज्म लिया है तो तुम पहले से जानते हो। तीसरी बात इन्होंने क्या लिया, खरा शैवाल लिया, क्लेडोफोरा, और कुछ वायवी जीवाणु लिए, एरोबिक रिस्पिरेशन करने वाले बैक्टीरिया को लिया गया। अब बेटा इसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को जब आगे बढ़ाया तो देखो सेटअप लगाया इन्होंने। अब इन्होंने सेटअप कैसे लगाया ये देखिए यहां पर। अब बेटा इन्होंने क्या किया, आप सामने देख रहे हो, इस तरीके से इन्होंने अपना सेटअप लगाया TW एंगलमैन ने। और यहां पर बेटा ये है हमारा सनलाइट, इस तरीके से ये हमारा प्रिज्म हो गया,
ठीक है। और प्रिज्म से जब यहाँ पर लाइट को पास आउट किया गया तो ये लाइट जो थी, ये फोटो स्पेक्ट्रम, यहाँ पर ये फोटो स्पेक्ट्रम यानी पूरी लाइट सब तरीके से VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन और येलो, ऑरेंज और रेड में डिफरेंशिएट हो गए। इन्होंने क्या किया था कि इसके अंदर यहाँ पर देखो ये एरोबिक बैक्टीरिया को भी इसके अंदर भर दिया गया। ये हैं एरोबिक बैक्टीरिया, इस तरीके से एरोबिक बैक्टीरिया को भर दिया गया। अब ये पूरा सेटअप उठा करके TW एंगलमैन ने इसको कहाँ रखा, थोड़ी देर के लिए इसको सनलाइट में रख दिया। अब इन्होंने पाया, क्या पाया? इन्होंने पाया कि जहां जहां पर लाल प्रकाश पड़ रहा था वहां पर इस प्रकार से ये एरोबिक बैक्टीरिया ज़्यादा मात्रा में एक्यूमुलेट हुए। इसके बाद ग्रीन लाइट जहां पे पड़ रही थी वहां पर भी इनका एक्यूमुलेशन अधिक हुआ। ब्लू लाइट, जहां जहां पर ब्लू लाइट पड़ रही थी वहां पर भी इनका एक्यूमुलेशन हुआ। राइट। He found that the bacterium accumulated mainly in the region of blue and red light. कहाँ पे जमा हुए? जहां जहां पे रेड लाइट पड़ रही थी, जहां पर रेड लाइट थी और जहां पर ब्लू लाइट थी वहां पर क्या हुआ? वहां पर ये ऑक्सीकारक जीवाणु अधिक मात्रा में आकर के जमा हुए। क्लियर हुई बात? अब इससे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला? यही एक्शन स्पेक्ट्रम था कि लाल प्रकाश की किरणों का प्रकाश संश्लेषण पर अधिक एक्शन है या ब्लू लाइट का प्रकाश संश्लेषण पर अधिक एक्शन है तुलना में बाकी रेस के। तो इसे बेटा क्या कहा गया? एक्शन स्पेक्ट्रम कहा गया। बात को समझ पाए? चलो एक बार पूरी बात को हम जल्दी से रिकैप करेंगे आज, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो दिमाग इधर से उधर हो जाता है। तो एक बार जल्दी से हम लोग क्या करेंगे इसको पूरा रिकैप करेंगे, जल्दी वाला। चलिए सुन लीजिए। देखिए अर्ली एक्सपेरिमेंट में सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था जोसेफ प्रिस्टले का, जो कि 1770 में दिया गया। इन्होंने जोसेफ प्रिस्टले ने अपने प्रयोगों की एक पूरी सीरीज तैयार की, यानी 4 एक्सपेरिमेंट थे एक ही साथ मिले हुए। इनकी प्रयोग का जो मेन ऑब्जेक्ट था वो ये था कि द एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट। हरे पौधे अपनी वृद्धि के लिए वायु का प्रयोग करते हैं। वास्तव में इस पूरे एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्ट बाद में क्लियर हुआ था, वो था कि एक्सपेरिमेंट फॉर ऑक्सीजन इवॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे ऑक्सीजन गैस को निकालते हैं। अब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए बेटा क्या टूल्स लिया था? एक बेल जार लिया, एक कैंडल लिया, एक माउस लिया और एक लिया मिंट प्लांट। अब इन्होंने क्या किया कि बेल जार में इन्होंने क्या किया, बेल जार के अंदर एक मोमबत्ती को रख दिया और एक चूहे को रखा। थोड़ी देर के बाद बेटा इन्होंने पाया कि सफोकेशन की वजह से मोमबत्ती बुझ जाती है और चूहा मर जाता है। माउस वुड बी डाई ऑफ सफोकेशन इन क्लोज स्पेस कैंडल। थोड़ी देर बाद अपने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक परिवर्तन किया। उस परिवर्तन में क्या किया कि जलती हुई मोमबत्ती और चूहे के साथ साथ इन्होंने क्या रख दिया, एक मिंट प्लांट को भी इसके अंदर रखा। तो जब इसको रखा तो इन्होंने क्या पाया कि मोमबत्ती भी जलती रही और चूहा भी जीवित बना रहा। ये सब तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि अब इससे पूरा रिजल्ट क्या निकाला। He concluded that both the burning candle and mouse damage air they are used. मोमबत्ती का बुझना और चूहे का मरना इसलिए था कि एक दूसरे के द्वारा जो फाउल एयर निकाली जा रही थी उसका ये दोनों यूज कर रहे थे। जब इन्होंने मिंट प्लांट को इसके अंदर रख दिया तो मिंट प्लांट ने उस फाउल एयर को क्या कर दिया, प्यूरिफाई कर दिया और चूहा उसे लेता रहा और मोमबत्ती को भी वो शुद्ध हवा मिलती रही, जिसकी वजह से दोनों जलते रहे। बाद में इस बात को प्रूफ किया, किसने प्रूफ किया? जॉन इंजेज हाउस ने।
जॉन इंजनहाउस ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूफ किया दैट सनलाइट एसेंशियल फॉर द प्लांट प्रोसेस दैट हेल्प टू समहाउ प्यूरिफाई दैट एयर फाउंड द ब्रीथिंग माउस एंड द बर्निंग कैंडल। इंजनहाउस ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा इस बात को प्रूफ किया कि जलती हुई मोमबत्ती के द्वारा अथवा चूहे की श्वसन से निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलने में, डायरेक्ट बोल रहा हूं सॉरी बेटा, ऑक्सीजन में बदलने के लिए, बदलते तो पौधे हैं लेकिन ऑक्सीजन में बदलने के लिए पौधों को प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि एक पूरा पानी से भरा हुआ टब लिया, वाटर टब लिया, एक प्लांट हाइड्रिला के इसके अंदर डाल दिया और अपनी पूरे सेटअप को कुछ इस प्रकार से रखा कि आधा भाग डार्क में था और आधा भाग कहां पे था, प्रकाश में। जो हिस्सा प्रकाश में था वहां पर बबल्स बन रहे थे और इन बबल्स को चेक करने के बाद इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ऑक्सीजन है। इसका मतलब यह था कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे ऑक्सीजन गैस इवॉल्व करते हैं। क्लियर हो गया। अब इसके बाद अगले वैज्ञानिक आए जिनका नाम था जूलियस बॉर्नसेट। इन्होंने बताया कि पौधे, हरे पौधे प्रकाश में ग्लूकोज बनाते हैं और कुछ प्रकाश में बने हुए ग्लूकोज को मुख्य रूप से पौधे, अधिकतर पौधे स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं। हमारा लास्ट का एक्सपेरिमेंट था बच्चों TW इंगलमैन। इन्होंने एक्शन स्पेक्ट्रम और इस एक्शन स्पेक्ट्रम के साथ साथ फोटो स्पेक्ट्रम को क्या किया, फोटो स्पेक्ट्रम को क्लेरिफाई किया या प्रयोग के द्वारा प्रूफ किया। इसमें इन्होंने क्या किया, इनका जो ऑब्जेक्ट था वो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ अबाउट द फोटो स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आने वाली सूर्य के प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में आती हैं। डिसकंटिन्यूअस पैकेट्स होते हैं, इन डिसकंटिन्यूअस पैकेट्स को बेटा हम फोटॉन कहते हैं और इन फोटॉन्स के अंदर क्वांटम एनर्जी पाई जाती है। आगे की बात की कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो 3 हिस्सों में बटा होता है अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ। पहला जो 390 से जिनकी वेवलेंथ कम होती है उनको इंफ्रारेड कहते हैं, 390 से 700 nm के बीच उनको विजिबल लाइट उसे बोला जाता है और जो 700 nm से अधिक वाली प्रकाश की किरणें होती हैं उनको हम यूवी रेस कहते हैं। और केवल यही वाला लाइट यानी जिस प्रकाश की में उपस्थित जो प्रकाश की किरणें हैं उनकी वेवलेंथ 390 से 700 nm के बीच होती है, उससे हम कहते हैं फोटो एक्टिव रेडिएशन। केवल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी को केवल पत्तियां अवशोषित कर सकती। अब लास्ट में ये जो आपको दिखाया गया ये था फोटो स्पेक्ट्रम, जहां पर हम प्रकाश की एक बीम को डाल रहे हैं और प्रिज्म के द्वारा ये प्रकाश अलग अलग वेवलेंथ के हिसाब से अलग अलग कलर में डिफ्रेंशिएट यानी स्प्लिट हो जाता है, इसे हम कहते हैं फोटो स्पेक्ट्रम। अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने वाटर टब लिया, प्रिज्म लिया, ग्रीन एल्गी क्लेरोफोरा लिया और एरोबिक बैक्टीरिया लिया। अब ये पूरे एक्सपेरिमेंट का सेटअप था। सनलाइट को जब प्रिज्म से पास आउट किया गया तो वो अलग अलग स्प्लिट हो गया। अब इन्होंने क्या किया, देखा कि जहां जहां पर रेड और ब्लू कलर की लाइट पड़ रही थी वहां वहां पर जो एरोबिक बैक्टीरिया थे, जो ऑक्सीजनक जीवाणु थे, वो वहां पर अधिक मात्रा में जमा हुए। अर्थात इन्होंने कहीं ना कहीं इस बात को प्रूफ करने की कोशिश की कि प्रकाश की अलग अलग वेवलेंथ की किरणों में अलग अलग रेट में प्रकाश संश्लेषण होता है। देखो अभी हम ये नहीं कह सकते कि लाल प्रकाश में सबसे ज्यादा हुआ, ब्लू में ज्यादा हुआ, ये हम आगे दूसरे एक्सपेरिमेंट में इस बात को हम आपको बताएंगे। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में। बाय बाय बच्चों।